हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान अध्ययन जो है, यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश जो है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके सिलेबस में है। यहाँ पर जो है हम इस चैप्टर के अंतर्गत हर एक बात को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ये सब जो होगा आपके MCQ के अंतर्गत होगा, और ये MCQ हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रकाश चैप्टर देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कक्षा 8वीं CBSE NCERT के अंतर्गत प्रकाश। ये चैप्टर जो है साइंस का है, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और CBSE के सिलेबस के अंतर्गत है। इसमें जो है हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक क्वेश्चन MCQ के अंतर्गत। तो प्रकाश का जो ये चैप्टर है काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का अपतन कोण 30 है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि अगर यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का अपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? A 90 डिग्री होगा, B 60 डिग्री होगा, या C 30 डिग्री होगा, या D 0 डिग्री होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश पड़ता है और उसका अपवर्तन कोण जो है 30 है, तो परिवर्तन कोण भी देखा जाए तो 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब आपका C ऑप्शन सही है, और C ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, यानी परिवर्तन कोण जो होगा 30 डिग्री होगा। अगर अपतन कोण 30 है तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। C ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक कमरे और एक साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा बनाई गई छवि क्रमशः कैसा होगा? आपने कैमरा देखा होगा, ठीक है, और एक माइक्रोस्कोप भी देखा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप देखना आपके लिए शायद संभव ना हो, लेकिन एक कैमरा तो आपने देखा ही होगा। जब हम कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका जो है कैसा वहाँ पर छवि बनती है। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है और एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप भी कोशिश मेरे साथ करते रहिए सारे क्वेश्चनों के जो है जवाब देने के लिए, और अपना क्वेश्चन के आंसर जो है पहले लिखिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको पता होगा कि जब हम कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो इसमें एक बात होती है कि जो वस्तु को हम फ़ोटो खींचते हैं वो विपरीत हो जाती है, लेकिन वो सेम साइज़ की होती है, वास्तविक होती है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है ABCD ऑप्शन दिया गया है। ए बताता है कि वास्तविक और वास्तविक ही रहेगा, यानी देखा जाए तो वास्तविक और वास्तविक की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक और आभासी। तीसरा कह रहा है आभासी और आभासी रहेगा, और चौथा कह रहा है आभासी और वास्तविक। तो यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको पता ही होगा कि अगर हम अपना फेस भी अगर हम दर्पण पे देखते हैं तो हमें विपरीत दिखता है, लेकिन हमारा एक बात सही होती है कि सेम साइज़ की होती है, आकार भी सेम ही रहता है। तो इसको हम किस रूप से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, वास्तविक और वास्तविक तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, और आभासी भी होगी, ये भी दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है जो हमें बता सके? तो देखा जाए कोई भी अगर कैमरे और साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा जो छवि बनाई जाती है वो वास्तविक और आभासी होता है, यानी रियल एंड वर्चुअल होता है, यानी B ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने B ऑप्शन लगाया है उन सब का आंसर जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि वह दोष
जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम मायोपिया कहते हैं, या बी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, या सी कार्निया कहते हैं, या मोतियाबिंद कहते हैं? तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। द डिफेक्ट ड्यू टू द विच ऑफ द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिस इज कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोर्निया या कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो आप जो भी ऑप्शन लगाते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का एनालाइज करूं तो देखा जाए वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसको हम एक ही कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में जो होती है दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और हाइपरमेट्रोपिया में जो होती है नज़दीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। और देखा जाए कार्निया जो होती है इसमें दोनों तरह के डिफेक्शन देखने को मिलता है। तो आपने इसका आंसर जो है ये लगाया है तो आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो उनको जो है मायोपिया नामक जो है दोष हो जाता है। तो इसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है हम सही लेंस का उपयोग करके जो है इसको सही करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा? आँख के लेंस के द्वारा, बी कार्निया के द्वारा, सी आई रिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इसका आंसर देना है, तो काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए अगर एनालाइज करें तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किससे? डायरेक्ट आपका आंसर है आइरिस से, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, आइरिस। आइरिस जो होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, यदि परिवर्तित किरण अपरिवर्तित किरण से 90 डिग्री कोण पर है तो किरण का आयतन कोण क्या होगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो आपको एक बात मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है कि यदि परिवर्तन किरण अपवर्तित किरण से 90 डिग्री है, अगर अपवर्तित किरण से 90 डिग्री यानी परिवर्तित किरण 90 डिग्री की होती है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अपरिवर्तित किरण जो होती है उसका आधा हो जाता है। अगर आधा हो जाता है तो इसका मतलब 90 डिग्री का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री का हाफ आपको पता ही होगा कि 45 होगा। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये हमेशा दिमाग में आप रखिएगा कि परिवर्तित किरण जो होता है अपवर्तित किरण से आधा हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखने वाला है। तो यहाँ पर एमसीक्यू के अंतर्गत जो है इसका 90 का आधा कितना होता है? 45, यानी बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाहिनी ओर तथा दाहिनी हाथ बायां प्रतीत होता है। यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या है इसमें? When we stand in the front of our dressing table, our left hand seem to be a right and right seem to be a left. This is called A. बायां दायां भ्रम, बी पार्श्व उल्टा, या सी ऊपर नीचे की घटना, या डी मृग तृष्णा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी दिलचस्प है कि जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाहिनी और तथा दाहिनी बायां हाथ प्रतीत होता है। हम इसे क्या कह सकते हैं? देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो इसको हम कहेंगे
पार्श्व उल्टा, यानी बी ऑप्शन सही है, इसको हम लेटरल इन्वर्शन कहेंगे। ठीक है, पार्श्व उल्टा यानी लेटरल इन्वर्सल, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी या अलग दिशा में लौटाती है क्या कहलाती है? A smooth shining surface which rebound the light back in a same or in a different direction is called, क्या एक दर्पण कहते हैं हम, या एक लेंस कहते हैं, या सी प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं, या डी घटना का बिंदु कहते हैं? क्वेश्चन काफी दिलचस्प है, तो आपको भी इसका जो है आंसर सोचना चाहिए। देखा जाए, अगर मैं क्वेश्चन का एनालाइज करूं तो कहते हैं एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी या अलग दिशा में लौटाती है वो सदैव ही मिरर कहलाएगी। कि मिरर में जब प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा भी होगा कि प्रकाश जो है परिवर्तित हो जाती है। आपने कभी किया होगा, जब सूर्य के प्रकाश आता है तो किसी की आंखों पर मारा होगा, ठीक है, प्रकाश की जो है लाइट, तो ये इसी कारण होता है, यानी दर्पण में ही हो सकता है, यानी ए मिरर। तो ए ऑप्शन आपका सही है, और मिरर यानी एक दर्पण। और जिन बच्चों ने एक दर्पण लगाया है उनका आंसर बहुत ही मजेदार रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि हमारी आंख में डैश कोशिकांग रंग समझ सकती है, यानी हमारी आंख में डैश कोशिकांग जो है रंग को समझ सकती है। इन आवर आईज डैश सेल्स कैन सीन अ कलर। ए रॉड यानी छर, बी कोन यानी शंकु, सी छर और शंकु दोनों ही, या डी ना तो जो है छर और ना ही शंकु। तो इसका क्या हो सकता है आंसर? रंग को समझने वाली हमारे आंख में कौन सा ऑर्गन महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर काफी दिलचस्प बात रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि हमारे आंखों में डैश कोशिकांग रंग समझ सकती है। तो देखा जाए तो इसका आंसर है बी शंकु यानी कोन। और जिन बच्चों ने शंकु कोन लगाया है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है? यानी देखा जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ए सूरज, बी मोमबत्ती, सी चंद्रमा, डी ट्यूबलाइट। क्वेश्चन काफी दिलचस्प है, समझने वाली है। कौन वस्तु एक चमकदार वस्तु नहीं है? ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है आपको समझना है और आंसर लगाना है। देखिए, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ट्यूबलाइट और मोमबत्ती चमकता है, सूरज भी चमकता है, चांद माँ भी चमकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप अभी इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है कि ट्यूबलाइट जलाइए और मोमबत्ती जलाइए, ये तो एक हमारा जो है आर्टिफिशियल एक फिनोमेनन है। लेकिन सूरज जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, तो ये चमकता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए एक चमकदार वस्तु नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, चंद्रमा यानी मून। जिन बच्चों ने मून को जो ऑप्शन बनाया है उनका आंसर सही है और वो आगे चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आप सोचोगे कि प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म जो होता है त्रिकुट होता है, यानी 3 इसके साइड होते हैं, तो प्रिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है।
तो यह कहा जाता है। अ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू द 7 कलर एंड दिस कॉल्ड है ए फैलाव, बी विघटन, सी प्रभाग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी देखा जाए तो क्या इसको हम डिप्रेशन कहते हैं, या डिसोलेशन कहते हैं, या सी डिवीजन कहते हैं, या नॉन ऑफ अबव। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आंसर भी यहाँ पर दिलचस्प ही होगा। ठीक है, तो देखा जाए प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि प्रिज्म में अगर आप व्हाइट लाइट डालिएगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब होने का कारण जो है डिप्रेशन यानी फैलाव के कारण फैल जाता है, यानी इसे हम इंग्लिश में डिस्पर्शन कहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका सही है और जिन बच्चों ने ए लगाया है उन सबका जो आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है। आपको पता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? यानी रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमेनन शोइंग अ रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिप्रेशन, डिवेशन। यानी प्रतिबिंब, ए विपक्षण, बी सी फैलाव और डी डाइवर्जन। क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि बारिश हो जाती है, रेन होती है, उसके बाद क्या होता है, सूरज निकल जाती है और सूरज निकलने के कारण क्या होता है, सूरज की जब प्रकाश जो वायुमंडल में उपस्थित पानी के कण होते हैं तब उनमें पड़ते हैं तो एक रेनबो निकलती है और ये प्राकृतिक घटना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि सूर्य जिस दिशा में होगी उसके विपरीत जो है ये इंद्रधनुष बनेगा। तो आखिर इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना का यहाँ पर आपसे जो है नाम पूछ लिया है। देखिए, प्राकृतिक घटना तो है, लेकिन अगर आप कहीं फुहारा देखोगे, झरना देखोगे और सूर्य के प्रकाश उस फुहारे पे पड़ रहा है तो वहाँ पर भी आपको इंद्रधनुष जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो साफ है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है। और ये किस कारण से ऐसा है? तो देखा जाए, मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन ए है, प्रतिबिंब करता है यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है, ए प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, बहुरूप प्रदर्शक बनाने के लिए हमें आवश्यक होती है बहुरूप दर्शक। बहुरूप दर्शक को क्या कहते हैं? यानी कैलोडोस्कोप। ठीक है, बहुरूप प्रदर्शक बनाने के लिए हमें आवश्यक किस चीज़ की होती है? टू बी मेक अ कैलोडोस्कोप वी आर रिक्वायर ए 3 समतल दर्पण की जरूरत पड़ती है, 4 बी जो है 4 समतल दर्पण, या सी 3 कांच की चादरें, डी 4 कांच की चादरें। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है कि हमें ए कह रहा है कि 3 प्लान ऑफ मिरर चाहिए, बी कह रहा है 4 प्लान मिरर कह रहा है, सी कह रहा है 3 ग्लास सीट चाहिए, या डी कह रहा है 4 ग्लास सीट चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो बहुरूप दर्शक बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पर 3 समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसी से जो है हम बहुरूपक दर्शक बना सकते हैं और इसके बनाने में 3 समतल दर्पण की जो है महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, यानी 3 प्लान मिरर। तो जिन बच्चों ने 3 समतल दर्पण लगाया है उन सबका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है। यानी देखा जाए तो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। क्या उसे हम ए परिवर्तित किरण कहते हैं, या बी घटना किरण कहते हैं, या सी अपरिवर्तित किरण कहते हैं, या डी सामान्य किरण कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख ले तो रिफ्लेक्टिंग रे, बी कहता है इंसिडेंट रे, सी कह रहा है इंटरफेरेक्टेड रे, डी कह रहा है नॉर्मल रे। तो देखा जाए परिवर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण जो है हमेशा ही घटना किरण यानी इंसिडेंट रे कहलाएगा। घटना किरणें यानी इंसिडेंट रे कहलाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, 7 रंगों की पट्टी क्या कहलाती है? यानी बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड।
क्या उसे हम विबगयोर कहते हैं, यानी VIVGYOR कहते हैं, या बी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, या सी डिप्रेशन कहते हैं, या रिफ्लेक्शन, यानी विबगयोर कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, सी फैलाव कहते हैं, डी प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 7 रंगों की पट्टी को हम क्या कहते हैं। अगर आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसका साफ जो है हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इसको हम जो कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। स्पेक्ट्रम जो है काफ़ी हद तक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और इसमें जो है हम 7 रंगों की पट्टी जो है बना सकते हैं, और ये जो है आर्टिफिशियल फिनोमेनन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि नेत्रगोलक का अग्रभाग मुड़ा हुआ भाग कहलाता है। नेत्रगोलक का अग्रभाग मुड़ा हुआ भाग कहलाता है, क्यों? द फ्रंट बैगेज पार्ट ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं, बी रंजित कहते हैं, सी छात्र कहते हैं, डी रेटिना कहते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हिंदी में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ए जो है हम बता सकते हैं कॉर्निया कहते हैं, बी कोरोइड कहते हैं, सी प्यूपिल कहते हैं, या डी रेटिना। यहाँ छात्र जो वर्ड लिया है वो प्यूपिल का है। प्यूपिल का जो हिंदी रूपांतरण छात्र होता है, लेकिन यहाँ छात्र नहीं है, प्यूपिल है। ठीक है, तो आप अपना से सोच सकते हो। देखा जाए तो नेत्रगोलिका का अग्रभाग जो मुड़ा हुआ होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप लोग जा सकते हो, ए कॉर्निया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मानव आंख में क्षर और शंकु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, यानी which of the following statement is correct regarding the rods and cones in the human eyes। पहला ऑप्शन बताता है कि शंकु मध्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, बी कह रहा है शंकु तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है, सी कहता है क्षर तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है, और डी कहता है कि क्षर जो है रंग समझ सकती है। तो देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसको इंग्लिश में रूपांतरण करें तो ए ऑप्शन कहता है कोन्स आर सेंसिटिव टू बी डीम लाइट, बी कहता है कोन आर द सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, सी कहता है रॉड्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, एंड डी कहता है रॉड्स कैन बी सीन अ कलर। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम इसका सही आंसर पे अगर एनालाइज करें तो मानव आँख में जो हमारा रॉड होता है और जो कॉन्स होते हैं वो के संबंध में देखा जाए तो ये कथन सही रहेगा कि कोन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी देखा जाए तो जो है रॉड जो है तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी यहाँ पर जो है कोन तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। बी ऑप्शन आपका सही है कि जो कोन होता है तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील, यानी शंकु जो है तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के मामलों में आपतन कोण यानी आई और प्रवर्तन कोण मतलब आर इस प्रकार संबंधित है, यानी देखा जाए तो आई आर जो है किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम इसको समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एस। तो किससे रिलेटेड है ये? आई इक्वल टू आर के। ये आई जो है छोटा है आर से, या आई जो है आई जो है बड़ा है आर से, या कोई निश्चित संबंध नहीं है, नॉट डिफाइंड टू द रिलेशंस। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप कोण बनाते हो तो एक बात साफ होती है कि आई इज इक्वल टू आर, यानी अपवर्तन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू आर कहाँ है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, ए ऑप्शन आप लगा सकते हो, ए इज अ करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है
कि वैक्यूम दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण के प्रकार का नाम बताइए। द नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज एज अ ब्लैक व्यू मिरर। ब्लैक व्यू मिरर यानी ब्लैक व्यू दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण के प्रकार का नाम बताइए। जो हम ब्लैक व्यू मिरर देखते हैं उसमें किस प्रकार का जो है मिरर यूज की जाती है। ए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी प्लान मिरर ए, बी कॉनकेव मिरर बी, सी इज अ कन्वेक्स मिरर एंड डी एनी ऑफ दिस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बता दूं, जो बैक व्यू हम देखते हैं ब्लैक यानी ब्लैक व्यू दर्पण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण के प्रकार का नाम बताएं। तो जर्नल सी बात है, हम इसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी सी उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो है यहाँ पर बखूबी उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता लोग इसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं। किसका उपयोग करके? अब विजुअली impaired people can read and write using a इलेक्ट्रिकल लेखक, बी डिजिटल पेन, सी बेल प्रणाली, डी श्रवण यंत्र। यानी देखा जाए तो जो पहला बता रहा है इलेक्ट्रिकल राइटर, इलेक्ट्रॉनिक राइटर, बी बोल रहा है डिजिटल पेन, सी बोल रहा है वेरियल सिस्टम एंड डी हेयरिंग एड। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट से भी महत्व रखता है कि दृष्टिबाधित यानी जो अंधे लोग होते हैं। दृष्टिबाधित मतलब होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। ठीक है, लोग जो है किसका उपयोग कर सकते हैं और किसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर है वायरलेस सिस्टम यानी सी बेल प्रणाली। ब्रेल प्रणाली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा जो है दृष्टिहीन व्यक्ति जो है महसूस करके अक्षरों को पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। तो ये आपने देखा भी होगा कि इनके जो ये अंधे लोग होते हैं तो इनके अक्षर जो होते हैं उभरे हुए होते हैं और ये बहुत आसानी से लिख और पढ़ भी सकते हैं। और आपको पता है कि सीबीएसई में भी दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और शायद आपको ये बात पता पहले नहीं था। तो यही कहते हैं ना, जब पढ़ोगे तभी समझदार बनोगे। और जो बच्चा बार बार कोशिश करता है उसको कामयाबी भी जरूर मिलती है। इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है 2 बार समझिए, जितना हो सके समझिए। लेकिन मुझे पता है कि 1-2 बार समझने के बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक कहावत तो आपको पता ही होगा, करत करत अभ्यास ते जरमत योत सुजान, रस्सी आबत जात तो सिल पे परत निशान। जो मेहनत करेगा वो जरूर कामयाब होगा और जिसका बार बार कोशिश रहेगा कहते हैं पत्थर भी घिस जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है। यानी अगर आप सफ़ेद प्रकाश अगर किसी प्रिज्म पे डालते हो तो उससे 7 प्रकाश निकलती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर इज कॉल्ड। क्या ए अपवर्तन कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन, बी फैलाव यानी डिप्रेशन, सी विचलन यानी डिवेशन एंड डी प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। क्या कह सकते हैं हम इस घटना को? इस श्वेत प्रकाश का उसके 7 रंगों में विभाजित होने को हम क्या कहते हैं? और ये 7 रंग कब बनता है? जब आप एक प्रिज्म लो और प्रिज्म में वाइट लाइट अगर आप गुजारते हो तो प्रिज्म से जो लाइट निकलेगी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो देखा जाए इस परिघटना को हम डिस्पर्शन कहेंगे यानी बी फैलाव। डिस्पर्शन यानी बी आपका सही है और जिन बच्चों ने बी सोचा है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? यानी निकट दृष्टि दोष को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग क्या ए अवतल लेंस से, बी उत्तल लेंस से, सी
अपारदर्शी लेंस से या डी मैक्रो लेंस से? देखा जाए तो ए ऑप्शन बताता है कनकेव लेंस से, बी बोल रहा है कन्वेक्स लेंस से, सी बोल रहा है अप्यूक लेंस से और डी मैक्रो लेंस से। आपको मैं बता दूं ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है कि माइपिया कैन बी करेक्टली बाय द यूजिंग अ निकट दृष्टि दोष। आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो है 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होते हैं, एक दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं और एक जरा दूरदर्शिता होती है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम जो है हमेशा कनकेव लेंस का उपयोग करेंगे यानी अवतल लेंस का, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष अगर कहीं लिखा होगा तो याद रखना उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। यानी ए ऑप्शन आपका सही है, और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सोचा है उन सब का आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है प्रकाश आंख के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रकाश जो है आंख के माध्यम से प्रवेश करता है। अ लाइट एंट्री द आईज थ्रू, किसके थ्रू एंट्री करता है आंख में? आंख में जो है प्रकाश आंख में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? ए आंख लेंस से, बी यानी प्यूपिल यानी छात्र प्यूपिल के लिए यूज किया गया है, सी कर्निया, डी रेटिना। तो किसके लिए यूज किया जा सकता है? तो देखा जाए ए ऑप्शन आइस लेंस बताता है, बी प्यूपिल बता रहा है, सी कॉर्निया बता रहा है, डी रेटिना बता रहा है। तो जर्नल सी बात आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमारे आंख में जो है कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही है, कर्निया। ठीक है, कर्निया के कारण जो है प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो ये ऑप्शन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर सही है, और सी ऑप्शन कर लिया ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है आंख के रेटिना में संवेदी कोशिका से रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? आंख के रेटिना में संवेदी कोशिकाओं से रहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी शेल इज कॉल्ड, क्या उसे हम आइरिस कहते हैं, या बी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, या सी कर्निया कहते हैं, या डी डार्क स्पॉट कहते हैं? यानी ए एरिस, बी ब्लाइंड स्पॉट, सी कॉर्निया, डी डार्क स्पॉट। तो क्या कहते हो आप? आंख के रेटिना में संवेदी कोशिका के रहित क्षेत्र को, जो संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील से रहित है, देयर इज नॉट अ हियर रेटिना इज आइज देयर एरिया इज हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड। तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, यानी बी ऑप्शन व्हाइट स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज बी ऑप्शन आपका सही है, और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सोचा उन सब का ऑप्शन सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो वह किस कोण पर परिवर्तित होगा? ए 45 डिग्री पे, बी 90 डिग्री पे, सी 180 या डी 360। यानी देखा जाए तो इफ लाइट फॉल द perpendicular on the plane mirror, what will be the angle in which the will be reflected? You know that काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर देखिए यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरेगा तो यहाँ पर कोण जो होगा परिवर्तित होगा, और वो कोण जो है 180 डिग्री का बनाएगा। क्योंकि एक बात सच्चाई है कि अगर हम कोई समतल दर्पण पर लंबवत अगर हम प्रकाश की जो है गिराते हैं तो उसका जो है हमेशा 180 डिग्री बनेगा, यानी पूरा फैल जाएगा, पूरा सीधा सीधा फैल जाएगा, तो वो 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने 180 डिग्री सोचा उनका सबका आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है उल्लू रात में तो साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? आपने उल्लू देखा ही होगा, उल्लू जो है रात में देखता है क्योंकि जो है ये नेक्टेरियल एनिमल कहलाता है, लेकिन वो दिन में देख नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? ऑन ओवल
कैन बी सीन क्लियरली एट द नाइट बट नॉट अ डे टाइम बिकॉज इट हैज़, क्या हो सकता है, क्या उसका अधिक जो है रॉड और जो है कुछ कोण है, या बी कहता है कम जो है उसका रॉड है और अधिक कोण है, या सी कहता है अधिक जो है रॉड है और अधिक कोण है, या डी कम रॉड है और कम कोण है। क्या हो सकता है कि मोर रॉड एंड अ फ्यू कोन, लेस रॉड एंड मोर कोन, सी कहता है मोर रॉड एंड मोर कोन, और डी कह रहा है लेस रॉड एंड द लेस कोन। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, आंसर यहाँ सोचने वाली बात है। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा मोर रॉड एंड फ्यू कोन्स, यानी अधिक जो होगा छड़ें होगी और कुछ शंकु। अधिक रॉड होने के, मोर रॉड होने के कारण यही होती है, और फ्यू कोन होने के कारण जो है उल्लू को रात में तो बहुत ही अच्छे से दिख जाता है लेकिन दिन में देखने के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप से लगाना होता है। देखिए, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के लिए इतना कुछ कीजिएगा तो आपके लिए तिरपान सेंटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, और यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर अगर एक बार आप जुड़ जाइएगा तो कभी भी नहीं जाइएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए शेयर की भावना हमेशा आपके मन में होना चाहिए। अपने दोस्तों से, सहपाठियों से शेयर कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी समझना है, उनको भी जानना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेके MA तक मेरे पास ही पाइएगा। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।